कि आप हमें वीडियो प्रूफ दो, तब हम मानेंगे कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। मतलब आप समझ रहे हो, आप एज अ कस्टमर एक कंपनी को बता रहे हो कि बाइक में ये प्रॉब्लम है, वो कह रहे हैं हमें वीडियो प्रूफ दो, हम तब मानेंगे। वेलकम बैक टू गियरहेड ऑफिशियल गाइस। आज मेरे साथ एक ऐसी बाइक खड़ी है जिसके लिए आपका काफी सारे क्वेश्चंस है मेरे पास, क्योंकि ये जो मोटरसाइकिल है ये 250 सीसी कैटेगरी के अंदर वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल मोटरसाइकिल बन जाती है। दिस इज द बजाज पल्सर N250, जो कि प्राइसिंग में ना भाई बहुत ही बढ़िया चीज़ है। लेकिन जब मैंने रील्स और वीडियोस बनाया तो काफ़ी लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन किया कि यार इस बाइक के बारे में कुछ डिटेल्स और बताओ, इसके कॉन्स क्या है, इसके प्रोस क्या है। तो मैंने ये सोचा कि यार ये सारी चीज़ें हम डायरेक्ट ओनर से ही क्यों ना पूछ लें। सो प्लीज़ वेलकम दीपक। एंड दीपक हमारे साथ राइड भी करते हैं, एक्चुअली टीम गियरहेड का ही ग्रुप है। सो हम राइडिंग वगैरह साथ ही करते हैं और काफ़ी पुराना दोस्त है मेरा। तो सबसे पहले ये बताओ भाई, स्टार्टिंग मतलब मैं ऐसे करूंगा कि मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारे बारे में, ठीक है भाई? तो इससे पहले कौन सी बाइक थी? इससे पहले आई वाज पल्सर 220F पल्सर 220 है, मुझे पता है। मॉडल 2016 मॉडल 2006 कार्बोरेटर। ओके। सो पल्सर 220 जब थी तो उसे सेल करने के बाद इसका कैसे प्लान बना N250 का? सच बताना हूँ, सच ही बताना भाई। मेरे माइंड में पहले जो बाइक चल रही थी वो थी MT-15, और उस बजट के हिसाब से उस टाइम पे GST का भी कुछ चल रहा था कि शायद कम हो सकते हैं, शायद नहीं हो सकती। तो मैंने उससे पहले वो चीज़ देखी थी MT-15। तो मेरे को ठीक लगी थी क्योंकि मुझे मेजरली ऑफिस अप डाउन के लिए चाहिए था, मेजरली सिटी पे कम्यूट करने के लिए चाहिए था, और लॉन्ग राइड का अगर कभी होता तो वो देखते, बात की बात होती वो। तो मेरे माइंड में MT-15 ही चल रही थी। क्यों? क्योंकि लुक्स अच्छे हैं, और सिटी राइड के लिए अच्छी है, कम्यूटिंग के लिए अच्छी है, और सबसे बेस्ट चीज़ कि भाई लुक के साथ साथ इस प्राइस पॉइंट पे आपको जो है फ्यूल इकोनॉमी भी वो बहुत फ्यूल बढ़िया। ऑयल मिल जाती है, एक स्पोर्टी कैरेक्टर मिल जाता है एग्जैक्टली। बाइक के अंदर। तो MT-15 के लिए था मेरा। फिर उसके बाद जब ये GST वाली चीज़ हुई तो पता चला कि MT-15 का प्राइस डाउन हो गया अलॉन्ग विद द R15 एज वेल। बिल्कुल। तो फिर मेरे माइंड में आया कि यार 250 सीसी की भी है। पहले मेरा ध्यान था ड्यूक की तरफ, लेकिन ड्यूक अगेन प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू में वो ज़्यादा महंगी है। तो मुझे बाद में देखने को पता चला कि ये GST से पहले 1.81 के अप्रॉक्स आ रही थी, ये वाली। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। एंड जैसी GST डाउन हुआ तो ये 1.61 पे आ गई। तो बाइक का बेसिकली जो बजट था वो था ही 2 लाख का। मतलब जब बाइक देख रहे थे, मतलब मैं भी था इस चीज़ में इन्वॉल्व, तो जब बाइक देख रहे थे तो 2 लाख के बजट के अंदर ही देख रहे थे। अब ऑब्वियसली MT-15 जो है ऑप्शन तो काफ़ी बढ़िया बन जाता है, बट जब आप एक चीज़ देखते हो कि एक तरफ आपको 150 सीसी मिल रही है, दूसरी तरफ 250 सीसी की मोटरसाइकिल मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपका बिगर सीसी वाला और पावर भी थोड़ी सी बेटर ऑब्वियसली इसके अंदर है ही। तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा जो बना वो N250 की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन हो गए हम कि हाँ ये एक मोटरसाइकिल है जो कि कंसीडर कर सकते हैं। सो खरीदने के बाद अभी मेरे हिसाब से 4 महीने हो गए अप्रोक्सीमेटली, और कितने किलोमीटर चल गई है? 5300 कुछ। तो 4 महीने के अंदर 5300 5,500 के अराउंड ये चल गई है। आज भी हम राइड से आए हैं। तो इस बीच बाइक का एक्सपीरियंस बताओ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोस के साथ, कि मतलब अगर बंदा चाह रहा है कि अगर उसके पास 2 लाख का बजट है तो वो N250 क्यों ले? सबसे प्यारी चीज़ इसमें दो लगी मुझे। एक तो इसकी इंजन की स्मूथनेस और रिफाइनमेंट, एन और सीरीज का एन इंजन सीरीज वाला जो इंजन है, वो और दूसरा इसका भाई लाइट सेटअप, हेडलाइट सेटअप जो थ्रो है इसका। मुझे काफी लोग बोलते हैं कि भाई R1, मतलब मैंने रील बनाता हूँ और लोग बोलते हैं कि R1, मैंने ये बनाया था R15 की हेडलाइट बहुत बेकार है, क्योंकि मैंने भी रिसेंटली R15 लिया। हाँ बहुत बेकार है। तो भाई एक बात सुनो मेरी, एक बार ना बजाज के शोरूम आओ, N160 की, एन सेम दोनों में सेम सेटअप है 250 160 में। एक बार ना 160 की हेडलाइट देखो, आपको पता लगेगा कि हेडलाइट होती क्या है। एग्जैक्टली। और इसमें भी इसका भाई बहुत ही है। भाई बताएंगे, चलो आप ही बताओ भाई। भाई लाइट सेटअप इसका इतना तगड़ा है कि मतलब मैं बोलूंगा नहीं। अब मेरे पास जो 220F थी उसमें मैंने फॉग लैंप लगा रखे थे। क्यों? क्योंकि उसका जो लो बीम था और हाई बीम था वो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था रोड्स पे, क्योंकि मैं उसको देहरादून ऋषिकेश वगैरह लेके जा चुका हूँ, तो मैंने नाइट कंडीशन में भी चलाई है वहाँ पे। तो और वहां जाना भी काफी फ्रीक्वेंट हाँ, था। फ्रीक्वेंट था वो। और अपार्ट फ्रॉम दैट जब मैं इसको लेके गया भाई साहब, मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये बाइक की हेडलाइट है। लिटरली वो ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से कोई गाड़ी आ रही है। इतना थ्रो, इतना अच्छा क्लीन आपको दिख रहा था रोड वहाँ पे। मतलब मज़ा आ रहा था उस टाइम पे ना चलाने में कि वही N250 का जो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर थ्रो इसका काफी ज्यादा बढ़िया। ऑल्दो 220 के अंदर भी प्रोजेक्टर ही है, हाँ, प्रोजेक्टर ही बट है, इसका जो वाइट प्रोजेक्टर है इसका थ्रो काफी ज्यादा बढ़िया है। और काफ़ी वाइड भी है रोड। काफी वाइड भी है इसका, मतलब काफी अच्छा थ्रो मिलता है आपको। प्लस इस पे कवरेज जो वगैरह एडजस्टेबल है उसका, तो उसकी वजह से और ज़्यादा आप विजिबिलिटी अच्छी सब होगी। कुछ वो कर सकते हो। तो इंजन लाइट, उसके अलावा और क्या प्रोस लगे? अपार्ट फ्रॉम दैट भाई 250 सीसी होने के बाद मैंने ड्यूक के भी रिव्यूज़ देखे हैं। हम्म
ड्यूक 250 के, तो सिटी में वो कहीं ना कहीं मतलब 25 to 30 का एवरेज दे रही है हाँ कहीं ना कहीं। बट मेरे को अभी तक, जब से मैंने ऑन करी तब से लेके अभी तक, बिटवीन 32 to 35 मेरे को आराम से मिल रहा है इसमें सिटी में। अब 250 सीसी सेगमेंट के अंदर आपको 30 से 35 तक की अगर एवरेज मिल रही है तो आई थिंक मोर देन इनफ है, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत पावर भी ठीक ठाक मिल रही है। एक्चुअली N250 जो है ये कम्यूटर फोकस मोटरसाइकिल है, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है। तो जहाँ पे अगर ड्यूक की हम बात करें, वो पावर भी जो है वो 30 PS के अराउंड प्रोड्यूस करती है, और ये जो है ये 24 PS के अराउंड पावर प्रोड्यूस करती है। और इसका जो मतलब पावर बैंड जो है वो लो और मिड, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो बेसिकली N250 जो है ये थोड़ी ज़्यादा कम्यूटर फ्रेंडली है। अगर आप N160 और 250 पे जाओ तो बेसिकली दोनों बाइकों में सिर्फ 10,000 रुपये का ही, 8-10 हज़ार रुपये का ही डिफरेंस मिलेगा। तो इसके अंदर ये है कि अगर आप कम्यूटर बेस में आपको अगर थोड़ा सा बड़ा इंजन चलाना है, थोड़ी सी रिफाइनमेंट ज़्यादा चाहिए, थोड़ी सी पावर ज़्यादा चाहिए, तो उधर आपके पास N250 एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है। सो इंजन रिफाइनमेंट हो गया, आपकी हेडलाइट अच्छी हो गई, ऊपर से माइलेज बाइक अच्छा दे रही है। फोर्थ पॉइंट आपको क्या लगा? सिटी कम्यूटिंग के हिसाब से ही बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं डेली इसको अप डाउन ऑफिस के लिए ही कर रहा हूँ। तो हैंडलिंग इसकी, मैनेवरेबिलिटी और फ्लिकेबल बहुत है, मतलब इजी टू कम्यूट है। ट्रैफिक के बीच में भी अगर निकालनी हो तो आराम से, मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कोई हैवी मशीन उठा रखी है, हाथ में कोई 250 सीसी का इंजन है, ऐसा लगेगा ही नहीं। मतलब बहुत लाइट वेट लगी मेरे को तो चलाने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मतलब बेसिकली अगर आप इसे चलाओ तो राइड क्वालिटी तो बाइक की भाई बहुत ही है, और ऊपर से इस पे यूएसडी सस्पेंशन मोनोशॉक मिल जाता है, तो जो शॉकर्स की डैम्पिंग क्वालिटी वगैरह भी है वो भी डिसेंट है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी कैसी है? नहीं है, नहीं है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी के ऊपर मैंने भी ये चीज़ बोली थी, क्योंकि आप इसे अगर आफ्टर 120 हम्म। अगर इसे ज़्यादा स्ट्रेच करोगे, उस टाइम पे बाइक का जो फ्रंट एंड है वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता। ये मेरे को प्रॉब्लम है N160 के साथ भी उतनी लगती है, और 250 के साथ उल्टा थोड़ी ज़्यादा है। तो इन्होंने उसी सारी चीज़ों में इंजन तो आपको दे दिया, बड़ा कर दिया, मेरे हिसाब से सेम ही इंजन को बोर बड़ा करा है इसका, बट स्टेबिलिटी वहाँ पे थोड़ा सा एक फैक्टर आ गई इसके साथ, और वो बजाज को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करनी भी चाहिए। इनफैक्ट ये तो लेटेस्ट वेरिएंट ही था जो कि रिसेंटली बजाज ने मतलब अपडेट वगैरह जो भी किया था, लेकिन इसके अंदर भी स्टेबिलिटी इशू थोड़ा है। तो ये तो खैर कॉन्स में ही आ गया। प्रोस पे एक बार और कुछ है, आपको और क्या लगा प्रोस और क्या है इसके? प्रोस का, अब अगर मैं कंपेयर करूं कि जो मैं MT15 लेना चाह रहा था उससे अगर मैं कंपेयर करूं, तो पिलियन सीट की मैं बात करूंगा यहाँ पे। एग्जैक्टली, पिलियन सीट के लिए मतलब जगह है ही नहीं वो, बिल्कुल भी। मतलब MT15 की सीट तो हाँ, बहुत ज़्यादा बहुत क्रॉड ज़्यादा है। तो शौक। बेसिकली अगर आप फैमिली ओरिएंटेड मोटरसाइकिल चाहते हो ना, तो उसके अंदर अगर आप फैमिली ओरिएंटेड का किसी भी बंदे को बिठाओगे, उसकी सीट का वैसे भी काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो जो पिलियन बंदा होता है वो तो कंफर्टेबली एमटी में बैठा है। और ये तो हमने देखा ही था, देखा हुआ। शोरूम जब हम गए थे तो मैं पीछे बैठा बैठा भाई देख, मेरे को खुद को अच्छा नहीं लग रहा पीछे बैठ के। और प्रॉपर मतलब नीज ऐसे आगे राइडर के पास जा रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल निकल रहे हैं। एग्जैक्टली। तो और इनफैक्ट अगर टॉल या फिर हेल्दी पर्सन अगर बैठेगा तो वो नीज राइडर के आर्म्स पे आके लगते हैं, तो वो काफ़ी एमटी के साथ प्रॉब्लम। और एमटी की ये दिक्कत है, स्टार्टिंग से दिक्कत है, काफ़ी लोग इसलिए कंप्लेन भी करते हैं उसकी। तो वहाँ पे इसकी सीट काफी काफ़ी बढ़िया है, फीमेल्स वगैरह के लिए भी काफ़ी ज़्यादा। और ये दो ऑप्शंस पे आती है, सिंगल सीट और स्प्लिट सीट आई गेस। नहीं, 250 में नहीं है, 250 में 160 में। 160 में आता है ऑप्शन, इसके अंदर आपको स्प्लिट सीट ही मिल जाता है, बट सीट जो है वो वाइड है, कंफर्टेबल है उसके लिए। और कुछ प्रोस इस बाइक के? तो अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूं और प्रोस की, तो क्लच इसका बहुत अच्छा है, स्लिपर क्लच है इसमें। लाइट टू ऑपरेट है काफ़ी Light ज़्यादा। to हाँ, operate है। लाइट टू ऑपरेट है, ये चीज़ एंड उसके अलावा भाई ब्रेकिंग इसकी बहुत तगड़ी है, बहुत बढ़िया ब्रेकिंग है। और इस कम प्राइस में 250 सीसी तो मिल ही रही है, साथ में जो एग्जॉस्ट नोट है इसका वो बहुत सेक्सी। डबल बैरल ऑन करके दिखा देते हैं भाई आपको गाइस। इस N160 के अंदर भी बहुत अच्छा है, लेकिन 250 में डबल बैरल Double मिल barrel। जाता है। अभी हम कॉन्स पे आएंगे इस बाइक के, तो वो बहुत ज़रूरी है। एग्जॉस्ट नोट बहुत बेसी है, तो बेसिकली जब आप थोड़ा इसको रेविंग करते हो, हाई रेविंग वगैरह पे चलाते हो ना, बहुत बढ़िया साउंड आती है यार। मैं तो मल्टीपल टाइम क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट भी मिला है इस चीज़ को लेके। बंदे आके पूछते हैं कि भाई ये कौन सी बाइक है, जब उन्हें बताओ कि भाई ये 250 सीसी की है, पल्सर है, बोले पल्सर 250 सीसी, ऐसी आवाज़। हाँ, तो दोनों ही मोटरसाइकिल आइडेंटिकल ही है, बस आपको N250 के अंदर साइड एग्जॉस्ट मिल जाता है, मफलर मिल जाता है बेसिकली, इसकी वजह से साउंड थोड़ी और एनहांस हो जाती है, डबल बैरल है। सो इसके अलावा एक छोटा सा और एक मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो मिरर है वो काफ़ी वाइड है, और सो रियर व्यूज जो है वो काफ़ी अच्छी। व्यू अच्छा मिल जाता है।
तो देखो ये सारी प्रैक्टिकलिटी वाली बात आ जाती है। ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, उसी के साथ आप पे हेडलाइट थ्रो वगैरह काफ़ी अच्छा है। तो नाइट राइड अगर आप करते हो तो उस पे आपकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। उसी के साथ अगर आप थोड़ा ऐसा कैरेक्टर चाह रहे हो जो थोड़ा साउंड वगैरह करे, तो वहाँ पे आपको एग्जॉस्ट मिल जाता है काफ़ी अच्छा। एंड सिटिंग काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, पिलियन के लिए भी, राइडर के लिए भी। तो ओवरऑल अगर आप एक पैकेज देखोगे किस बजट के अंदर आ रही है 250 सीसी, तो वहाँ पे पावर भी ठीक ठाक आपको डिसेंट मिल जाती है। तो एक पैकेज बन जाता है। कोई ऐसा बंदा जो एक बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल नहीं चाह रहा, उसके लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। कौन कह रहा होगा? कौन से पे आएंगे? कौन से? पहले एक छोटा सा प्रो और बताता हूँ ओके। कि भाई राइडिंग मोड्स तो दे दिए, राइटिंग मोड से राइडिंग मोड दे दिए, करेक्ट, काफ़ी सही चीज़ है। ऑफ रोड में जाके आप ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करके ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो, वो अच्छी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। और ट्रैक्शन कंट्रोल की अभी आगे बात करेंगे। तो क्या अब कॉन्स पे आ जाए? हाँ, अब कॉन्स पे आ जाएंगे, क्योंकि फीचर्स तो यही है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह मिल जाती है। फीचर्स की अगर बात करें तो ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिल जाता है, राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल स्विचेबल हो जाता है, ऑफ हो जाता है राइडिंग मोड के अंदर। अब बात करते हैं कॉन्स की। तो अनलकीली ये जो फीचर है ना, यही कॉन में बदल गया हमारे। एग्जैक्टली। अब तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब ये चीज़ होगी। ये एक ऐसा फीचर जो कॉन में बदल जाए, वेल बताओ यार, तुम ही एक्सप्लेन करो भाई इसको तो। भाई मैं पहले भी शायद एक दो बंदों को ओनरशिप रिव्यू दे चुका हूँ इसमें, ठीक है, तो मैंने वहाँ पे भी चीज़ें बताई थी। 2 से 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मेरे को दिक्कत लगी। मतलब एक बंदा शोरूम से बाइक निकाल रहा है, पहली सर्विस भी नहीं हुई है, सर्विस से पहले ही उसको ये सारी चीज़ें फेस करने को पड़ रही हैं। चलो ठीक है, समझ में आता है कि यार ठीक है, पहली सर्विस के बाद शायद ठीक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ट्रैक्शन कंट्रोल वाली जो चीज़ थी, फर्स्ट सर्विस से पहले ही मुझे उसमें बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज़ आने लग गए थे। वो क्या थे? वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मतलब ऐसा हज़ार्ड है वो, बेसिकली मैं ये बोल के चलूँगा। क्योंकि बाइक आपकी ट्रैफ़िक में आप चल रहे हो, आप सोच के चल रहे हो कि यार चलो ठीक है, वो तो होता है ना कि हम रन इन पीरियड में कम चला रहे होते हैं, 40 टू 60 चला रहे हो। 40 टू 60 की स्पीड जो कि बहुत ज़्यादा ही है दिल्ली के ट्रैफ़िक के हिसाब से, ठीक है? उसमें भी अगर आप चला रहे हो, बीच रोड पे आपका ट्रैक्शन सडनली हिट हो रहा है और बाइक हो रही है बंद। यू आर नॉट एबल टू स्टार्ट योर बाइक जब तक आप उसको साइड ना लगा दो, वो भी मल्टीपल टाइम। मल्टीपल टाइम इग्निशन ऑफ करके जब आप ऑन कर रहे हो तब जाके आपकी बाइक दोबारा स्टार्ट हो रही है। अब आप खुद सोचो कि आप फ्लाईओवर से चल रहे हो, फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे हो, उस मोमेंट पे आपकी हुई है बाइक बंद, जो कि मेरे साथ हो चुका। खामखाई ट्रैक्शन हिट कर रहा। एग्जैक्टली, बिना वाई हिट कर रहा। और वो अच्छी चीज़ मुझे तब मज़ा आया मेरे को ये चीज़ सुनने में कि ट्रैक्शन कंट्रोल का जो मुझे एक्सप्लेनेशन मिली है, वो ये मिली है कि आपकी बाइक जब गड्ढों में जाती है, तो एबीएस एक्टिवेट हो जाता है, वहाँ पे ट्रैक्शन भी जो है वो अपने काम पे आ जाता है कि भाई वो करता है, मतलब वो चलो समझना आता है कि चलो प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली। ट्रैक्शन प्रोवाइड करे, समझ में आता है, लेकिन बाइक क्यों बंद हो रही है भाई? बाइक तो बंद नहीं होनी चाहिए, टेक्निकली बाइक बंद होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो ये चीज़ थी। दूसरी मेजर चीज़, भाई बाइक ऑन करने के 10 दिन बाद जब इस पे नंबर प्लेट भी लग चुकी थी, मैं इसको लेके जा रहा था ऐसी राइड के लिए कि चलो ठीक है, कुछ किलोमीटर्स हम कंप्लीट कर लेंगे सो दैट कि मैं अपनी फर्स्ट सर्विस जल्दी करवा लूँ। पहले सेल्फ में बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही भाई, हो ही नहीं रही है। सिंस आई बॉट दिस सेल टिल डेट अभी तक भाई 2 सर्विस हो चुकी हैं, पहले सेल्फ में नहीं स्टार्ट हो रही। अभी भी आपने देख लिया था स्टार्टिंग में जब एग्जॉस्ट नोट सुना रहा था, हाँ, नहीं हुई फिर। एग्जॉस्ट नोट जब सुना रहे थे तब भी आपने देख लिया होगा, पहले सेल्फ में बाइक स्टार्ट नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 2 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हैं। और तीसरी जो चीज़ हुई है वो ऐसी हुई है, वो फर्स्ट सर्विस के बाद जब मैंने ये कंप्लेंट करी थी, फिर इन्होंने 2 सॉल्यूशन भी दिए थे। उस 2 सॉल्यूशन के चक्कर में मुझे ऋषिकेश जाना पड़ गया था। और सॉल्यूशन ये था, बजाज सॉल्यूशन ये दे रहा है कि सर आप, अभी हमने थोड़ी सी एडजस्टमेंट करी, आप इसे 1000 किलोमीटर चलाओ, नहीं 500 किलोमीटर कह रहा हूँ, 1000 किलोमीटर 500 1000 किलोमीटर चलाओ, उसके बाद बताना कि यह हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जबकि आई गेस निकलते ही होना शुरू हो गया था, वापस वहाँ से ही वापस से निकलते ही शुरू हो गया। पहली चीज़ इन्होंने सॉल्यूशन के उसमें मुझे दी कि भाई हमने ईसीयू चेंज कर दिया है। चलो जी ठीक है, मान लिया, जिसका मुझे प्रूफ नहीं मिला। बीइंग एज़ अ कस्टमर ये मेरा शायद हक बनता है कि मुझे पता चले कि भाई मेरे बाइक में अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है, मेरे कोई पार्ट अगर बाइक के चेंज हो रहे हैं, तो मुझे वो दिखाया जाए। अगर चलो आप मेरे सामने नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं बाइक छोड़ के चला गया था भाई, मेरे सामने अगर आप नहीं कर रहे हो तो ऑन पेपर तो हो कहीं पे, सर्विस हिस्ट्री में भी नहीं है कि भाई आपकी बाइक में ईसीयू डला था, नहीं है वो चीज़। चलो ठीक है जी, मान लिया इन्होंने ईसीयू डलवाया। ईसीयू डलवाने के बाद जिस दिन मैं बाइक लेके गया हूँ, उस दिन यहाँ से मैं गुड़गांव गया हूँ, गुड़गांव से मैं नोएडा गया हूँ, नोएडा से वापस गुड़गांव गया हूँ। मैंने 150 से 200 किलोमीटर चलाई है यहाँ से ले जाने के बाद। अगेन वो चीज़ हुई है। अब लकीली भाई का गोप्रो मेरे पास था, तो वो चीज़ रिकॉर्ड हो गई, क्योंकि उनको चाहिए था वीडियो प्रूफ। अब भाई मेरे जैसा बंदा, चलो ठीक है, मेरे पास एक बंदा था जिससे मैंने गोप्रो ले लिया,
जिसके पास नहीं है वो ऐसे प्रूफ कहाँ से ला के देगा कंपनी को? आप अगर ऑफिस जा रहे हो तो आप कहाँ से GoPro लगा के तो चलोगे नहीं, सिंपल सी बात है। और मतलब ये तो बहुत ही अजीब सा लॉजिक था कि आप हमें वीडियो प्रूफ दो तब हम मानेंगे कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। मतलब आप समझ रहे हो, आप एज अ कस्टमर एक कंपनी को बता रहे हो कि बाइक में ये प्रॉब्लम है, वो कह रहे हैं हमें वीडियो प्रूफ दो हम तब मानेंगे। मतलब और मैं लिटरली ये सुन के हैरान था कि ये कैसा सॉल्यूशन है। पर खैर आगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब ये चीज़ दोबारा हुई तो मैंने वीडियो प्रूफ भी दे दिया एट द एंड। उसके बाद वीडियो प्रूफ देने के बाद इन्होंने फिर मेरी बाइक वहाँ पे रखवाई। बाइक रखवाने के बाद मुझे वापस बुलाया गया कि भाई आप अपनी बाइक लेके चले जाओ, हमने कंप्लेंट रेज कर दिया, इसका एक और पार्ट आना है, जब वो पार्ट आ जाएंगे तब आप बाइक लेके आना, आपके सामने वो पार्ट डलेगा। मैं चलो जी ठीक है। मैं अगेन बाइक को उठा के लेके चला गया। पार्ट क्या चेंज हुआ है? एबीएस प्लेट, फ्रंट और रियर दोनों। जो कि मुझे नहीं लगता वहाँ पे एबीएस का कोई भी रोल था, 1% भी रोल वहाँ पे एबीएस का शायद था ही नहीं, फिर भी इन्होंने प्लेट चेंज कर दी। अब मतलब ऑब्वियसली इशू ट्रैक्शन हाँ, चेंज हो रही है अभी। एबीएस। अब वहाँ पे क्या चीज़ पता चलती है, जब मैं जो वहाँ पे इंजीनियर थे, जो मैकेनिक सर्विसमैन थे वहाँ पे, जिन्होंने एबीएस प्लेट चेंज करी है, फ्रंट की तो हो गई, जब वो रियर की एबीएस प्लेट को चेंज कर रहे थे तब उन्हें पता चलता है कि जो पीछे के जो एक्सल बॉल बेयरिंग है, इसका बेयरिंग जो है वो थोड़ा सा स्टिफ हो रखी है पर्टिकुलर एक जगह से। तो अगर टायर जब घूम रहा है तो वो एक जगह पे आके हार्ड हो जा रहा है। हार्ड हो रहा है एक पर्टिकुलर पोर्शन पे, जैसे पूरा ये सर्कल होता है तो सर्कल में इतना सा पॉइंट है जहाँ पे वो स्टिफ हो रहा है, उसके बाद वो पूरा स्मूथ है, फिर यहाँ पे स्टिफ हो रहा है, फिर वो स्मूथ है। तो फिर उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि शायद ये एक रीज़न हो सकता है जिस वजह से ट्रैक्शन हिट हो रहा है। मैं चलो जी ठीक है। उन्होंने जैसे तैसे करके, इसका तो शायद वहाँ पे था नहीं, तो शायद किसी अदर बाइक का निकाला या क्या किया, जो भी किया मुझे नहीं पता, डाल दिया जी इन्होंने। मैं चलो ठीक है। अब इससे पहले जब ईसीयू चेंज हुआ था तब मुझे गुड़गांव टू नोएडा की राइड करनी पड़ गई थी। अब ये था तो मैंने अगेन भाई से गोप्रो लिया कि भाई मुझे रिस्क नहीं लेना, मुझे दोबारा से इनको प्रूफ देना पड़ जाएगा। मैं बाइक उठा के यहाँ से 3:30 बजे निकला हूँ ऋषिकेश के लिए। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू, कि भाई मुझे ये चीज़ दोबारा लॉन्ग टर्म पे चाहिए ही नहीं। और उन्होंने ये बोला था कि आप इतना मत चलो, आप लंबा जाओ, लंबा जाओ। लंबा जाओ, ताकि मतलब उस पे पता लगे कि अब सोचो अगर बंदा सब ठीक है ऋषिकेश जा रहा है, भाई रास्ते में हो जाए तब बजाज वाले क्या बोलेंगे कि हमें वीडियो प्रूफ दो। आरएसए आरएसए को कॉल करेंगे इस तरह पे। तो भाई मैं ऋषिकेश लेके गया। यहाँ से जब मैं ऋषिकेश पहुंचने वाला था, मैंने बीच में एक ब्रेक लिया, तब तक मुझे कुछ इशू नहीं हुआ। उसके बाद मैं ऋषिकेश पहुंच भी गया, तब भी मुझे कुछ इशू नहीं हुआ। मैं खुश हो गया, मैं चलो ठीक है फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बिल्कुल। वहां से वापस आते टाइम हाँ, ये बहुत अच्छी स्टोरी। अब ट्रैक्शन वाली चीज उन्होंने ठीक करी है या निकाली है मुझे नहीं पता। वापस आते टाइम क्योंकि हम ऑब्वियसली डीएनडी वाले वो क्या कहते हैं मेरठ एक्सप्रेस से हम नहीं ले सकते, तो मैं मोदी नगर की साइड से आ रहा था। और मोदी नगर वाला जो रूट, अगर आप में से कोई लोग वहाँ पे जा रखे हो तो आपको पता होंगे, उस पर्टिकुलर पूरी बेल्ट पे जो है मल्टीपल जगह पे रंबल स्टेप्स लगे हुए हैं, जो ब्रेकर्स होते हैं ना, जो 3-4 एक साथ आते हैं। और वो छोटे वाले नहीं, वो थोड़े से हार्ड वाले हैं। तो मैं आराम से 40-50 की स्पीड पे चल रहा था। सडनली वहाँ पे बाइक मेरी उस रंबल स्टेप्स पे गई और मेरे आगे एक बस चल रही थी, वो रंबल स्टेप पे गई, तो मुझे प्रॉपर फील हुआ कि भाई सस्पेंशन पूरा हिट हुआ है। 1.5 किलोमीटर तक मुझे पता ही नहीं था कि भाई ये जो मडगार्ड है ये नीचे एक प्लेट में फंसा हुआ है। तो भाई रंबल स्ट्रेस पे मेरी बाइक गई। 1.5 किलोमीटर तक मुझे पता ही नहीं था कि मेरा हैंडल जो है वो फ्रीज हो रखा है। अब 1.5 किलोमीटर बाद मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मेरे सामने एक बस चल रही थी, उन्होंने ब्रेकिंग करी, तो भाई मुझे ब्रेकिंग करके साइड से निकलना था। भाई मैं साइड से निकल ही नहीं पाया, हैंडल पूरा हिल गया। और वो क्या चीज़ अटकी थी मैं दिखाता हूँ। ये वाला पॉइंट, ये जो है ये पूरा मेल्ट हो रखा है। क्यों? क्योंकि ये अटका था यहाँ, ये जो पार्ट है बेसिकली यहाँ अटका। ये अटक गया आपका एग्जॉस्ट का, ये जो बाहर निकला हुआ है इस पे। अब 1.5 किलोमीटर बाद मुझे ये चीज़ पता चल रही है कि आई एम नॉट एबल टू मूव माई हैंडल। वो कितना ज़्यादा एक हजार्डस पॉइंट है। बिल्कुल ठीक है, सडनली कुछ भी हो सकता था भाई, वहाँ पे कुछ भी हो सकता था। वो तो वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग यूज़ कर लिया गया, तो मैं धीरे धीरे करके बाइक को साइड ले गया। अब उसको निकालने के चक्कर में मेरा ग्लव्स भी चल गया था। हाँ, एग्जॉस्ट से टच हुआ, बट चल गया। चलो अच्छी चीज़ ये थी कि मुझे सही टाइम पे पता चल गया कि ये चीज़ हो रखी है, अदरवाइज कोई एक हार्ड टर्न आता तो वहाँ पे कुछ भी मिस वो तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल चीज हो जाती अब ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है या इसकी ज्योमेट्री ऐसी बनी हुई है? क्योंकि जब मैंने बाइक ली थी तो इसका एक पैनल सही से फिट नहीं था, जो कि अभी भी नहीं है। अब इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट वाली बाइक पता नहीं मेरे को क्यों मिली है, मुझे ये तो समझ मतलब में नहीं ये आ रही। बहुत ही अनयूजुअल सी चीज़ है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मडगार्ड जो है वो इसका नहीं है, हमने किसी और बाइक का लगा लिया, या फिर इसकी फिटिंग सही से नहीं हो रखी है। आप देखोगे प्रॉपर ये फिटेड है, शोरूम से ही निकली हुई बाइक थी, क्योंकि महीने भी 3-4 ही हुए हैं हमें, कुछ भी ऐसे इसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कराई गई। और ये जो चीज़ हुई
जो मडगार्ड एग्जॉस्ट के टिप पे जाके फंस गया, ये मेरे हिसाब से तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट ही होना चाहिए। अब जब हमने बजाज से पूछा तो उन्होंने क्या बताया था हमें? भाई साहब उनका ये था कि ये चीज़ अनयूजुअल है, वही सेम चीज़ कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा अगर नहीं हो सकता तो मेरे अंदर तो इतनी और है वो नहीं। और उन्होंने हमें ये बताया कि आपने शायद पूरे बड़े वाले गड्ढे गड्ढे में में डाल पूरा ही शॉकर दबाया और उसके बाद वो फंसा है और तब वो अटका है इसके अंदर। हमने कहा ठीक है, अगर सस्पेंशन पूरा बॉटम आउट भी हो जाए किसी भी बाइक का, XYZ किसी बाइक का, वो अटकेगा कैसे? एग्जैक्टली। आपकी बाइक की ज्योमेट्री कैसी है? मतलब अगर आप किसी XYZ कोई भी बाइक लो, भाई स्प्लेंडर तक भी ले लो आप, मैं तो कहता हूँ अगर आपका सस्पेंशन बॉटम आउट होता है तो उसका कोई भी पार्ट बाइक पे जाके अटकेगा क्यों? अटकना ये तो सिंपल सा वो लॉजिक है, लेकिन हमें ये बजाज वालों ने बताया। मतलब खैर आगे। देन आगे मैंने ये चीज़ भी रखी उनके सामने, तो उन्होंने उनके पास भी कोई सोल्यूशन तो था नहीं, इसका तो खैर सॉल्यूशन नहीं क्योंकि है, हमारे ग्रुप में ऑलरेडी एक बंदा है जिसके पास ये बाइक है, उसके साथ भी उसके साथ भी सेम ही भाई चीज उन्होंने हुआ है। सबसे बढ़िया सोल्यूशन क्या किया है, उस प्लेट पे खुद ही हथौड़े मार के उसको अंदर कर दिया ताकि फ्यूचर में वो चीज़ हो ही नहीं। ये सॉल्यूशन मिला है। क्योंकि बजाज वाले कुछ कर नहीं पा रहे इस चीज़ को लेकर, टू बी ऑनेस्ट उनके पास नहीं है सॉल्यूशन, नहीं है। उनके इंजीनियर्स भी आके अगर बोल देना वो नहीं बता पाएंगे। वो पता है क्या बोलेंगे? जो मुझे समझाया गया था वो ये था कि जो स्टेंशन रॉड होती है ना वो पूरी बॉटम आउट जाती ही नहीं है। आप चाहे एडीवी ले लो, इन्होंने केटीएम कौन सी एक एडवेंचर बाइक है ना इनकी 1200 या 1290 करती हुई है, उसका भी मुझे एग्जांपल देके बताया कि अगर वो इतना ज़्यादा उसका एक्सटेंशन है तो वो सिर्फ इतना ही हिट करेगा, जो बचा हुआ है वो हिट करेगा ही। चलो, मेरा मेरा कंसर्न ये है कि भाई सिंपल सी बात है कि अगर एक कस्टमर एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो तुम उसे एग्जाम्पल देके ये बताओगे कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता भाई कहीं भी, या फिर आप उसका सॉल्यूशन दोगे कि अगर ये आपके साथ हुआ है तो ठीक है, आपकी बाइक अगर अनयूजुअल भी आपकी बाइक के साथ हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं आपके लिए, अगर वो इस चीज को वो सॉर्ट करने की कोशिश करे तो। बट सॉर्ट करने की कोशिश नहीं की गई। तो इसके अलावा मतलब ये तो जितनी भी थी ये तो हमें लेते ही सारी प्रॉब्लम्स वगैरह पता लग गई, और वो भी ऐसा भी नहीं, मैकेनिकल भी और ज्योमेट्री वाइज भी। इसके अलावा वैसे बाइक का और कौन सा? इसके अलावा तो हाँ, इसके अलावा मुझे बाद में पता चला वो ट्रैक्शन वाली चीज़ जो मैं अभी आ रहा हूँ वापस। ट्रैक्शन कंट्रोल में आई थिंक जैसा कि तुम्हारी बाइक में भी है, कंट्रोल है, बर्नआउट नहीं लगता। इसमें लग रहा है भाई, इसमें लग रहा है। ट्रैक्शन हटा दिया शायद बजाज ने, शायद ट्रैक्शन। मैंने यही चीज़ तभी मैंने पहले बोली कि वो ठीक हुई है या रिमूव कर दी गई है। जैसे होता है ना दांत में दर्द होता है तो या तो आपको दवाई दी जाएगी कि या आपको दांत उखाड़ दो, या तो दांत उखाड़ दो। तो इधर उखाड़ने वाला सीन लग रहा है थोड़ा सा, मुझे भी वही लग रहा है क्योंकि भाई बर्नआउट हो रहा है प्रॉपरली। सब कुछ लग रहा है, तो वो चीज़ है। अब वो चलो चीज़ भी मैं बता चुका हूँ, उसके लिए भी देखते हैं, हमें अगर एग्जाम्पल दिया जाए या सॉल्यूशन दिया जाए वो तो लेट। एग्जाम्पल ही मिलेगा भाई, या तो फिर ये बोला जाएगा कि बाइक खड़ी कर दो। भाई मेरी जॉब चली गई बाइक खड़ी करने के चक्कर में। एग्जैक्टली, सो भाई के साथ यही हुआ था, थोड़ा सा मतलब शोरूम में आपको मतलब ये बोला जा रहा है कि आप हमारे पास आओ, बाइक खड़ी करो, बाइक छोड़ो 2 दिन के लिए, वापस लेने आओ, उसके बाद चलाओ 500-1000 किलोमीटर, अगर फिर लग रहा है फिर से हमारे पास छोड़ो, बाइक 2 दिन छोड़ के जाओ, फिर लेने आओ, फिर 1000 किलोमीटर चलाओ। मतलब आप अगर बाइक ले रहे हो तो आपका R&D का काम भी है साथ में, आपको R&D भी करनी मैंने चाहिए तो मेरे यही हिसाब करी है बेसिकली, क्योंकि जब बाइक मैंने ली थी 1 हफ्ता लग गया था नंबर प्लेट आने में, उसके बाद मैंने बाइक चलानी शुरू से। करी वो है। सब तो थी, वो ठीक है, वो सब तो नहीं मतलब मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि जब नंबर प्लेट नहीं थी मैंने नहीं चलाई है, खड़ी ही रही है बाइक। मेरे घर से। हाँ, तो नंबर प्लेट आने के बाद जो चलाई है, चलाने से मतलब आप खुद मान लो मैंने 4 महीने होने वाले हैं और ऑलमोस्ट उसमें से 15-20 दिन नहीं चली थी। 15-20 दिन नहीं चली है और साढ़े 3-4 बार जो है ये वहीं सर्विस सेंटर ही खड़ी है। तो आप एक नई बाइक ले रहे हो, नई बाइक लेने के बाद आप उसको सर्विस सेंटर ही खड़ी कर रहे हो, तो ये वाला मतलब पॉइंट कितना ज़्यादा दुख होता है कि आप इतना पैसा जमा करते हो एक बाइक लेते हो, फिर वो सर्विस सेंटर दे आते हो कि भाई हाँ अब ये यहाँ पे खड़ी रहेगी ठीक होने के लिए, क्योंकि हम R&D टीम में हमें पैसा भी नहीं दे रहे, या तो हम टीम ज्वाइन कर ले R&D की, ये बात भी है, तो ये चीज़ होना चाहिए। वैसे ये चीज़ होनी चाहिए। होनी चाहिए, अगर कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है ना तो उन्हें पैसे देने चाहिए कि अरे आपने बग फाइंड किया, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है बेसिकली, आप एप्पल का फोन ले रहे हो, अगर आपने बग फाइंड किया या उसकी सिक्योरिटी ब्रीच करी तो आपको पैसा मिलता है, फिर वो उसके ऊपर काम करती है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ हम ही कर रहे हैं, तो सेल्फ स्टार्ट वाला इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं है।
सेल्फ स्टार्ट वाला इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं है, तो बेसिकली जब भी मॉर्निंग में ये बाइक ऑन होती है तो कम से कम 10-15 सेल्फ इसके मिनिमम है मिनिमम। जो अभी भी लेती है ये। और इसका हमने बोला भी था तो वो कह रही है सारी N250 इसके साथ ही है ये। अभी हम राइड से ही आए हैं, जस्ट अभी राइड आके यहाँ पे शूट कर रहे हैं, ठीक है। स्टिल ये वाली चीज़ जब भी एग्जॉस्ट नोट स्टार्ट किया था तब भी आपने मैं सुना अभी भी ऑन करूंगा तब भी ये दिक्कत होगा, और विंटर्स में और भी ज्यादा हो जाता है खैर ये प्रॉब्लम तो। अब आपको अगर इसको आइडल पे रखना है तो ये ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी, आपको पहला सेल्फ मारना है, हल्का सा थ्रॉटल आपको मूव करना पड़ेगा, 2 से 3 हज़ार आरपीएम पे आपको खुद सेट करना पड़ेगा, खुद आप पकड़ के रखो 1 से 1.5 मिनट के लिए, तब जाके ये गर्म होगी। और ये कंपनी ने ही बोला है कि आप थोड़ा सा पकड़ के रखो जब ये थोड़ा गर्म होगी, मतलब ये सॉल्यूशन है हमारे पास इसका। मैंने वो भी चीज़ सोची थी कि शायद हो सकता है कि ऑयल नहीं सर्कुलेट हो रहा है, शायद इस वजह से हो रहा हो, तो मैंने वही जैसे हम चेतक के साथ करते थे। पर अभी हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि हम इस पे सोच रहे हैं कि रेडियम स्पार्क प्लग लगे। रेडियम, हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि अगर शायद अगर वो लग जाए, मैं अगर उसको इंस्टॉल करा लूँ तो माइट भी कुछ इम्पैक्ट पड़े। तो बेसिकली मतलब स्पार्क प्लग का एक इशू हो सकता है, तो अगर स्पार्क प्लग चेंज करा के देखते हैं। बट मैं वही कह रहा था कि नई बाइक में ये इशू नहीं आना नई चाहिए। बाइक में नहीं आना चाहिए, और दुख सिर्फ इसी बात का, घर वाले भी बोलते हैं यार, फैमिली भी खुद बोलती है कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो किसी ढंग की चीज़ में करना चाहिए था। चलो ये टॉपिक हम बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे, तो हमने प्रोज एंड कॉन्स तो इसके सारे डिस्कस कर ही लिए। कोई ऐसी चीज जो कि लगता है कि अगर इसका कोई अपग्रेड आए तो उसके अंदर वो चीज होनी चाहिए। 6 गियर। 6th गियर, मैं ये आंसर सुनाना चाह रहा था, ये चीज बहुत अच्छी बोली। बाइक के अंदर 5 स्पीड गियर बॉक्स आता है 250cc सेगमेंट होने के बाद, जिसकी वजह से मतलब जो कम्यूटिंग वाला स्टाइल है वो थोड़ा सा बाइक ने अडेप्ट कर रखा है आई थिंक। बताओ। 6 गियर होता है, यही सेम चीज़ मैंने 220 के लिए भी बोली थी कि 220 में भी पता नहीं क्या मॉडिफिकेशन। 220 तो खैर वो तो करे जा रहे हैं, अपडेट हुई ही नहीं है कलर के अलावा। उसमें भी वही चीज़ है कि अगर उसको भी आप 6 गियर दे दोगे और इसमें अगर 6 गियर आ जाए, तो मैं लिख के दे रहा हूँ ये शायद कि ड्यूक 250 को बीट कर सकती है। पर उसके लिए फिर थोड़े कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने पड़ जाएंगे, लेकिन अगर इसी पावर के साथ 6 गियर आ जाए तो मेरे हिसाब मतलब हाँ, मैंने हाईवे पे मतलब चलाई है तो फील होता है एक पॉइंट पे जाके कि यार पैर ना अपने आप उठता है कि यार 6 गियर होना चाहिए। गियर की ज़रूरत है। और दूसरी एक और चीज़ भी है, मतलब जो हमने स्टेबिलिटी वाला इशू स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, तो अगर 6 गियर आया, जस्ट इन केस अगर आ गया और थोड़ा सा और इम्प्रूव हुआ टॉप एंड, तो बजाज को फिर स्टेबिलिटी पर तो काम करना ही पड़ेगा, फॉर श्योर वो तो करना ही पड़ेगा इन्होंने इसके अंदर। करने की कोशिश भी करी, पिछले वाले मॉडल में इन्होंने 130 सेक्शन का टायर दे रखा था, इसमें 140 किया है, तो अगर ये अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो भाई आई थिंक इनको टायर अपग्रेड से थोड़ा बेनिफिट हो सकता है, वो अभी हम करके भी देखेंगे। हाँ बिल्कुल। तो टायर अपग्रेड करके देखते हैं कि इस पे कुछ और निकल के आता है कि नहीं आता। बाकी आई थिंक हमने सारी टॉपिक्स ही कवर कर ली इस बाइक के ऊपर। सब कुछ हो ही गया। सो गाइस, दिस वाज द पल्सर N250 ओनरशिप रिव्यू इन डेप्थ फॉर यू। कुछ ज़्यादा ही डेप्थ हो गया। सो बहुत सारे कॉन्स हमें नज़र आए, लेकिन अगर किसी को ये कॉन्स नज़र नहीं आते तो इसके प्रोज जो है ना वो काफ़ी अच्छे बहुत हैं। अच्छे हैं। प्राइस सेगमेंट के हिसाब से आई थिंक अगर आप कोई ऐसा बंदा है जो एग्रेसिव बाइक नहीं चाहता, बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है ये विथ माइलेज। बजाज की सर्विसिंग ऐसा नहीं है कि बजाज की सर्विसिंग खराब है अनटिल अनलेस कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तब खराब है, तब सॉल्यूशन खराब देना चाहिए एग्जाम्पल। खराब हो जाती है उससे। हाँ, तब सॉल्यूशन देना चाहिए एग्जाम्पल नहीं, बट यस। सो या पल्सर N250 कैसी लगी है वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताओ। थैंक यू दीपक भाई इतना डिटेल में रिव्यू देने के लिए, एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।